अभी हम यहाँ अटलवन मंडी है, यहाँ प्रांगण है, भरतपुर शहर के अंदर हैं। तमाम लोग हैं यहाँ, चौपाल है। इनसे जानना चाहते हैं कि अभी जो बिसात बिछी है, दंगल होने वाला है, देश का चुनाव है और ये इस तरह कहाँ कौन किसको वोट डालेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये हम जानना चाहते हैं। ये बुद्धिजीवी लोग हैं, शहर के हैं और इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, नौजवान भी हैं। और एक खास बात यहाँ पर यह है कि अभी हमारे यहाँ गोपाल पहाड़िया जी हैं, सब जिले के लोग जानते हैं, ये कांग्रेस के टिकट की दौड़ में भी थे। आज इनसे यहाँ अचानक मुलाकात हुई है तो सभी लोगों के साथ अभी मनोज पोद्दार साहब हैं, इनको भी शहर के लोग जानते हैं। इनके दादा यहाँ 30 साल तक चेयरमैन रहे थे, चिरंजी लाल जी पोद्दार साहब, तो इनसे भी बात करेंगे। तमाम बुजुर्ग हमारे सरदार साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, चर्चा करेंगे। आज चुनावी चर्चा है, ये चौपाल है और भरतपुर का नजरिया आज आपको दिखाएंगे किस तरफ है, लोगों की क्या सोच है, कैसे कैसे अपने जो है अपने वोट का प्रयोग करेंगे, कैसे कैसे अपने शक्ति का प्रयोग करेंगे जिससे ये देश विकास कर सके, यहाँ का युवा और बेरोजगार जो लोग हैं उनकी समस्या दूर हो सके। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, हमारे पहाड़िया साहब से जानना चाहते हैं। गोपाल पहाड़िया जी हैं, समाज सेवी हैं, बहुत ही विद्वान हैं और महाराज साहब के बहुत करीब रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि अभी जो टिकट वितरण हुआ है उसमें कांग्रेस का टिकट अभिजीत जी को दिया गया है और बीजेपी का टिकट जो है रंजीता कोहली जी को दिया गया है। आप बताइए क्या नजरिया है आपका, किस तरह आप देखते हैं चुनाव को और क्या माहौल है यहाँ का और आपके अंदर क्या है, वो भी चीज बताइए। आज मैं अगर ईमानदारी से कहा जाए तो पूरे भरतपुर क्षेत्र की जागरूक जनता दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। यकीन नहीं कर पा रही है कि राष्ट्रीय पार्टी दोनों कांग्रेस और बीजेपी और संसद के चुनाव के लिए, एमपी के चुनाव के लिए इतने अपरिचित जी, अनजान और मतलब ऐसे चेहरे जिनके बारे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन है। एक सवाल पैदा हो रहा है कि ये कौन है भाई, कहाँ से हैं, क्या आधार है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है दोनों पार्टियों के चयन प्रक्रिया का। क्या मजबूरी रही है, क्या हालात रहे हैं, मैं कह नहीं सकता। अगर कांग्रेस के उसकी बात मैं करूं तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कार्यकर्ता या वरीयता या कोई मेरिट या कोई क्राइटेरियाज पार्टी लेके चल रही है कि नहीं चल रही चयन में। जिस व्यक्तित्व को उतारा गया है, कांग्रेस के लोग ही उसे हजम नहीं कर पा रहे हैं, उस उम्मीदवारी को उन्हीं के गले नहीं उतर पा रहा है अभी तक। जो माहौल दिख रहा है, जो अब तक मैंने जो महसूस किया है, जो ऑब्जर्व किया है और जो चर्चाएं हैं मार्केट में, आप तो पत्रकार हैं, आप भी घूमते रहते होंगे। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो कांग्रेस जैसे संगठन का एमपी पद का, लोकसभा का प्रत्याशी अगर उसके उतरने के बाद 10-12 दिन के प्रचार प्रसार के बाद भी अगर कोई माहौल नहीं बन पा रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। मैं निजी तौर पर अगर अपना बोलूं तो मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने, जिसको मैंने अपना पूरा जीवन दिया है, 44 साल की मेरी राजनीतिक सामाजिक सेवाएं हैं, पार्टी के प्रति मेरा समर्पण रहा है। मेरे साथ तीसरी बार ऐसा हुआ है कि मुझे नकारा गया है और मैं कह सकता हूं कि अन्याय हुआ है। सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं बहुत इत्मीनान से कह सकता हूं कि मेरे साथ, मेरे जैसा, मेरे मुकाबले कोई भी उम्मीदवार किसी भी दल में आज भरतपुर में तो कम से कम नहीं है जो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सूझबूझ रखता हो, जिसका समन्वय हो, जिसका लोगों से व्यवहारिकता जिसकी हो, जो लोगों के साथ में कम से कम जब कभी ऐसे मौके हुए हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, चाहे धार्मिक हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे पारिवारिक माहौल रहे हों, मैं हमेशा खड़ा मिला हूं, लोगों के साथ रहा हूं। एक व्यवहारिकता, एक समन्वय मैंने स्थापित किया हो और मेरा यकीन है, अगर आप जानकारी चाहेंगे तो ये 19 लाख से अधिक की वोटर वाली कंस्टिट्यूंसी, 150 किलोमीटर का लगभग रेडियल सर्किल इसका और हजारों गाँवों की संख्या और शहर कस्बे अलग हैं और कितने ही समुदाय यहाँ पे हैं, हर धर्म भी यहाँ पे है। यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं। अब तो ईसाई भी रहते हैं क्योंकि हमारे कुछ वाल्मीकि भाइयों ने ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लिया है। जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं और मोहम्मडन भी हैं। सभी धर्म के लोगों को, सभी जात के लोगों से मेरा बड़ा अच्छा समन्वय है। कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं मुझे पहचानता है, कोई नाम से पहचानता है, कोई शक्ल से पहचानता है, कहीं कोई ना कोई किसी न किसी वजह से मुझे जानता है। और सब बड़े आशा कर रहे थे कि गोपाल पहाड़िया इस बारी उम्मीदवार होगा और बहुत स्मूथ जिसे कहते हैं,
बहुत ही आसान और बहुत ही सहज जीत कांग्रेस के खाते में गोपाल पहाड़िया के रूप में इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली थी, जो मैं समझता हूँ अब असमंजस में हो गई है और क्वेश्चन मार्क लग गया है और कुछ नहीं कह सकते अब क्या होगा। पहाड़िया साहब प्रतिभा के धनी हैं, सभी लोग इनको जानते हैं और भरतपुर लोकसभा में एक जाना पहचाना चेहरा है जो 44 साल से यहाँ समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आप ये मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी जगह जगह घूमता हूँ, 8 विधानसभा क्षेत्र में पहाड़िया जी को हर गांव में हर बच्चा जानता है और इनका मृदुल व्यवहार और सबसे मेल मिलाप ये सिखाता है। इनका इस तरह का व्यवहार है कि सभी लोग इनको चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। अब किस तरह क्या हुआ, हाईकमान ने क्या किया, ये तो आगे की रणनीति तय होगी इनकी। अभी हम बात करते हैं यहाँ कैसा माहौल है, आप बताइए। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, भरतपुर में क्या माहौल है, चुनाव होने वाले हैं, देश की जनता ये आपको सुनना चाहती है, आप मतदाता हैं, आम जनता आम लोग हैं, बताइए आप। मेरा मानना ये है कि बीजेपी को तो कोई वोट मिलेगी नहीं। यहाँ महाराजा का दबदबा है, महाराजा चाहेंगे उसका होगा, लेकिन कैंडिडेट जो कांग्रेस ने उतारा है वो बिल्कुल लटकारा है, मतलब पैराशूट समझ लीजिए उसको। तो वो जानकार नहीं है, यदि किसी और को मिलता टिकट तो शायद हो सकता था। ये बात अब ये देखना है कि बीएसपी किसको टिकट देती है। यदि बीएसपी ने किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को दे दिया टिकट तो वो जीत ले लेता है। ये कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी कांग्रेस के उतरे हैं वो पैराशूट है और लोगों में कम जानकारी है कि वो कौन है। तो ऐसा इनका कहना है कि वो बिल्कुल यहाँ बीएसपी भी अपने पत्ते खेलने वाली है। तो ये किस तरह भरतपुर लोकसभा की जो है चुनावी रणनीति होगी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आप बताइए कि क्या आपके युवा हैं, आप भरतपुर का एक जो है बिल्कुल अच्छे काम करने वाले हैं, समाज सेवी हैं, बताइए आप किस तरह देखते हैं चुनाव को। देखिए भरतपुर की जनता इस समय असमंजस की स्थिति में है। दोनों ही पार्टियों ने जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से, उनसे जनता मैं नहीं समझता कि अभी तक खुश है और ना ही वो जनता को 15 दिन टिकट वितरण के बावजूद भी सेटिस्फाई कर पाए। तो अभी तो जनता का रुझान मैं समझता हूँ नोटा की तरफ ज़्यादा है। बाकी देखते हैं, अभी चुनावों में थोड़ा वोटिंग में थोड़ा टाइम है, क्या होता है, समीकरण क्या बनते हैं ये अभी समय बताएगा। ये कह रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के ये लोगों को बिल्कुल जो है उनके मन में मन नहीं मिल रहा है। तो इनकी ये आवाज है कि ऐसे प्रत्याशी हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें हम जानते नहीं पहचानते नहीं और बिल्कुल एक अनजान प्रत्याशी हैं, ये पार्टियों ने कैसे उतारे हैं, ये इस बात को ये कहना चाहते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, चलो और लोगों से पूछते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानीय हैं और बड़ा अनुभव है इनके पास। हमारे सरदार जी से पूछते हैं हम लोग कि यहाँ जो चुनाव होने वाला है, जिस तरह की यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं लोग और यहाँ किस तरफ देश की जनता के भाग्य का फैसला होगा, कौन बनेगा इस देश में, कौन राज करेगा, कौन सत्ता को अपनाएगा, कौन इस खेल में जो है जीतेगा, आप बताइए यहाँ पर भरतपुर लोकसभा में क्या होगा। मैं तो यही अर्ज करूँगा भाइयों से कि भाइयों कहीं पर भी वोट दे दो आप, लेकिन भारतीय जनता को मत देना, मत देना, मत देना। वो क्यों कि जनता पार्टी जो है गुमराह कर रही है दुनिया को, इतना गुमराह करी तादाद से ज्यादा। जिन बहन बेटियों ने बाजार नहीं देखा तो वो आज कचहरी में धक्के खा रही हैं, सरेआम धक्के खा रही कचहरी में, कभी उसके पास जा कभी उसके पास जा कागजों के लिए। और हमेशा कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। कांग्रेस पार्टी में अगर आदमी कुछ ऐसे दिए जो बर्तन नहीं संभल सकते तो किसी और पार्टी को लाए, जिससे और कोई आदमी आए जो मजबूती बनी है भारत की। वो इसको भारतीय जनता को बिल्कुल नहीं आना चाहिए जिंदगी के अंदर। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ माहौल है शहर के अंदर। ये शहर की चौपाल है, दिखाइए सबको, ये शहर की चौपाल है, बड़े प्रबुद्ध और जो है विद्वान नागरिक हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं, अभी सरदार जी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट देना चाहते हैं जो सबके लिए काम करती है, दलित मजदूर किसान सभी का भला करना चाहती है। हम जानते हैं, हमारे जो है और लोगों से जानते हैं, आप बताइए, युवा हैं, इनसे पूछना चाहते हैं। यहाँ युवा है, युवा ही देश का भविष्य है और युवाओं के कंधे पर बहुत बड़ा बोझ है इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का। तो आइए हम जानते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से कि कैसी कैसी यहाँ रणनीतियां हैं, क्या क्या बिसात बिछने वाली है। यहाँ हमारे भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हैं और वो कांग्रेस में है, कैबिनेट मंत्री भी है। किस तरफ यहाँ सत्ता मोड़ लेगी, कैसी करवट बदलेगी, आप बताइए। देखिए, महाराज साहब के लिए तो राम राम है और बाकी 10 साल से भरतपुर अभागा झेल रहा है, क्योंकि भरतपुर लोकसभा में एक बढ़िया एमपी के तौर पर
कोई भी नेता नहीं है जो संसद में हमारे भरतपुर की सारी परेशानियों को वहाँ पे आवाज उठा सके, क्योंकि वो एक तो अनपढ़ हैं और कहीं कोई छोटे लेवल से उठ के ये वहाँ पहुँच गया है तो उनको ये उनके इतनी तेज आवाज़ नहीं है कि वो संसद की भीड़ में इतने बड़े लोगों में, क्योंकि वो एमपी बन गए होंगे लेकिन वहाँ पर जाकर वो अपने आप को एमपी नहीं वही समझते हैं भरतपुर में जो उनका कल्चर है, तो इसलिए वो अपनी आवाज़ और भरतपुर की जो परेशानी उसको वहाँ रख नहीं पाते और इस अभागे को भरतपुर 10 साल से झेल रहा है। और अभी जो कैंडिडेट कांग्रेस और बीजेपी ने उतारे हैं, अभिजीत सिंह जी कांग्रेस से हैं, रंजीता कोहली जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, इन दोनों को ही लगभग टिकट को अनाउंस होने के 2 दिन बाद ही सबको पता पड़ा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये कांग्रेस के। उससे अलावा ना तो कभी इन्होंने कोई समाज सेवा में, किसी के दुख में, किसी के सुख में हमने कभी इनको ना अखबार में देखा है, ना हमने आपके आस पड़ोस देखा है, ना कभी इनको हमने सुना है। और एक आशा है हमें बसपा से, जो कि श्रीमान गोपाल पाड़िया जी का नाम न्यूज पे, जी न्यूज वगैरह कई चैनलों पे चल रहा है, क्योंकि गोपाल पाड़िया जी एक वो शख्स हैं, इनको एक तरीके से राजनीति के संत कहा जा सकता है, क्योंकि हर रात में 12 बजे किसी को अगर जरूरत पड़ गई, चाहे वो भरतपुर का हो या कहीं का हो, स्पेशली जब भरतपुर का हो, रात को 12 बजे किसी को जरूरत पड़ गई कि एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराना है, तो पाड़िया साहब को कभी रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी जगह कॉल करो तो पहली कॉल पे ही फोन उठाएंगे और सीधे हॉस्पिटल पहुंचेंगे अगर वहां होंगे तो उसको एडमिट कराएंगे। उन्हें पता पड़ेगा भरतपुर का है, अपना भाई है, क्योंकि इनका गाँव पते ना है, तो इससे इनको ये लगता है कि यार मैं अपने लोगों की मदद कर रहा हूं। अगर ऐसे लोग राजनीति में तौर पे एमपी एमएलए बनके नहीं आएंगे तो ना तो हमारे जिले का उद्धार होना है और ना हमारे देश का उद्धार होना है। जैसे कि अभी कांग्रेस में दे दी अभिजीत जी को। अभिजीत जी एक सरकारी ऑफिसर हैं जो कि इतने पैसे वाले हैं, अब उन्हें तो नहीं लगता होगा कि वो कभी गली में घूमे होंगे। अभी ये एमपी बन भी जाएंगे तो ये संसद से सीधे दिल्ली में अपने बंगले में आराम करेंगे, ना कि ये गलियों में घूमेंगे, क्योंकि इनको कभी आदत नहीं है, ये वीवीआईपी हैं, ठीक है। और जो रही बीजेपी से रंजीता कोहली जी, वो कभी अपने घर से बाहर निकली तो वो संसद में क्या करेंगी, वो भी गली गली नहीं घूम सकती, क्योंकि जो घर में ही रही हो वो गली गली। इनमें से एक ही है, अगर बसपा से हमें उम्मीद है कि वो श्रीमान पाड़िया साहब को अपना कैंडिडेट बनाकर भरतपुर में उतारे हैं, तो भरतपुर में इनसे बड़ा, इनसे बढ़िया उम्मीदवार और एमपी कोई ना मिल सकता है। और हाँ, एक बार अगर ये एमपी बन गए तो शायद भरतपुर का उद्धार, भरतपुर की जो कमी है हमें न्यूज में, संसद में हमें सुनने को मिलेंगी कि एक हमारे भरतपुर के सांसद हैं जो टीवी पे आ रहे हैं, शायद वो बोल रहे हैं, हमने आज तक कभी किसी को देखा नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। ये एक वो व्यक्ति हैं, अगर हमें कलेक्टर से काम पड़े, एसपी से काम पड़े तो डायरेक्ट फोन करके बात करते हैं, नहीं तो यहाँ एमपी एमएलए ऐसे रहे हैं और अभी भी प्रेजेंट में जो एमपी रहे हैं और अभी भी जो खड़े हुए हैं कांग्रेस बीजेपी से, ये ऐसे हैं कि किसी सिपाही से निवेदन भी नहीं कर सकते डर के, क्योंकि इनका ओहदा है। अगर अभिजीत सिंह जी हैं वो अधिकारी हैं तो सिपाही को निवेदन कर नहीं सकते, रंजीता कोहली जी हैं वो एक घर की गृहस्थी महिला हैं, वो निवेदन कर नहीं सकती। तो ऐसे इंसान को टिकट देके क्यों तो भरतपुर को गड्ढे में डाल रहे हो। 10 साल तो अभागा झेल लिया, तो मैं ये समझता हूँ कम से कम ये जो 5 साल हैं अभागा नहीं झेले ये भरतपुर, इसलिए हमें जो उम्मीद है वो बसपा से है। इनको जो टिकट मिले पाड़िया साहब को और ये यहाँ से भरतपुर से एमपी बनकर संसद में हमारी भरतपुर की जो भी समस्याएं उनको वहाँ उठाएं। और हमें भरतपुर से मतलब जो उम्मीद है, हमारा भरतपुर वास्तव में संभाग एक नाम मोड़ तो दे दिया है, लेकिन संभाग लेवल की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो ऐसी कई सुविधाएं जो कई नेता हैं उनको ये पता ही नहीं है कि किस चीज की कोई सुविधा है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको राजनीति ज्ञान नहीं है। इन सब में बिल्कुल एक तरीके से राजनीतिक संत कह सकते हैं आप गोपाल पाड़िया जी को, क्योंकि रात के 12 बजे संतों का काम होता है कभी भी अपने पास कोई आए उसका उद्धार करना। ऐसे ही पाड़िया साहब हैं, राजनीतिक तौर पर इनके पास कोई परेशान आता है तो इनकी कोशिश रहती है, जबकि इन पर कोई राजनीतिक बहुत बड़ा पद नहीं है, फिर भी इनकी कोशिश रहती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी परेशानी कैसे भी दूर हो। तो ऐसे आदमी को मैं चाहता हूं भरतपुर में लोकसभा में एमपी के तौर पे लाया जाए और ये जो 10 साल का जो अभागा ये खत्म हो। इनका कहना है, युवा है और इन्होंने अपनी सोच को प्रकट किया है कि यहाँ पर ये चौपाल है, आज यहाँ सब शहर के बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। और इन्होंने एक बात कही है कि जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों ही शहर के लोग अनजान हैं, उनसे जानते नहीं है उनके बारे में, ना कोई लोकप्रियता है उनकी। तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो डायनेमिक पर्सनालिटी का हकदार है, जो भरतपुर में हर गांव में, गली में, मोहल्ले में, हर जगह उनको जानते हैं, वो गोपाल पाड़िया जी हैं।
तो यहाँ पर एक तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ भरतपुर में दोनों पार्टियों के टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन बसपा अपना दावेदार यहाँ कल तक उतारने की संभावना है। और बसपा अगर यहाँ कार्ड खेलती है, इन पर खेलती है, तो बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा अंतर आएगा। दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि बसपा का जो एक खेमा है, एक वोट है, वो सभी के लिए विभाजित होगा और बसपा अपना भी एक स्थान बनाना चाहती है यहाँ पे। तो सभी लोग हैं, इनसे बात हुई है, देश का चुनाव है, सभी लोगों ने अपना अपना मत बताया है कि ऐसे ऐसे हम सोचते हैं भरतपुर का विकास कैसे हो, कौन कौन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों उम्मीदवार बताए हैं कांग्रेस बीजेपी के, इनको लोगों ने यहाँ इस आज की चौपाल में नकारा है। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनकी भावना है, इन्होंने कहा है कि दोनों ही उम्मीदवार हैं जो भरतपुर की जनता को पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं इस चैनल से बोलता हूं कि पाड़िया साहब भी हैं, मैं तो इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपने बहुत सेवा की है भरतपुर की, हम भी आपसे परिचित हैं, तमाम लोग हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है भरतपुर जिले में संभाग के अंदर जो गोपाल पाड़िया जी को नहीं जानता हो। तो ये सभी लोगों की आवाज है, सभी लोग कह रहे हैं कि भरतपुर का विकास होगा तो एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सभी के लिए मिल बैठकर काम कर सके, सभी की परेशानी में, दुख में, दर्द में काम आ सके। इसलिए हम सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आने वाला जो चुनाव है, आप अपने विवेक से कहां मत डालेंगे, कैसा करेंगे, कहां अपने भरतपुर को ले जाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पाड़िया साहब के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश फौजदार, राजघराना।